नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस भारतवर्ष की यही कहानी है और भारतवर्ष का हर उत्तर निकलता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कण कण में राम बसे हैं, शिव बसे हैं, कृष्ण बसे हैं। ऐसी पतित पावनी धरती उत्तर प्रदेश पर जब से योगी सरकार बनी है तब से पर्यटन, धर्म, संस्कृति, इसकी एक ऐसी विकास की गाथा लिखी जा रही है जो न भूतो न भविष्यते, कम से कम आज की तारीख में तो यह कहा ही जा सकता है। और इस पूरी परियोजना का, इस पूरी रूपरेखा का जिस व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया गया है, जिसके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है, वो हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी। आज हमारे साथ खास चर्चा में जयवीर जी हैं। जयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से आपने लगातार एक के बाद एक परियोजनाएं बनाई, बढ़ाई और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आज चौतरफा चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले तो चूंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और मुझे पता है कि आप खुद जाकर के यज्ञ, हवन और जो शक्तिपीठ हैं उन जगहों पर अपना योगदान दे रहे हैं। आने वाले समय में दिवाली है, तो ऐसे में ये जो पूरी संरचना है, जो पूरी रूपरेखा है, इसको कैसे तैयार किया और किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, सनातन संस्कृति में महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति को देवी के स्वरूप में हमेशा मान्यता दी गई है। चाहे शक्ति के रूप में मां दुर्गा की पूजा हो, बुद्धि और विवेक की जरूरत हो तो मां सरस्वती की पूजा हो, धन और समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी की पूजन हो, हमेशा देवी स्वरूपा मां को ही याद किया गया है। इस मां की अर्चना के पवित्र मौके पर जब शारदीय नवरात्रि का एक छठा दिन है, आज देशवासियों को, विश्व में रहने वाले सभी सनातन को मानने वाले, संस्कृति को मानने वाले, भारतीयता को मानने वाले, जो भारतीय है वो सनातन संस्कृति से ओतप्रोत है, उन सबको बहुत बहुत इस पवित्र और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और निश्चित रूप से आज ये हम लोगों को गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने नवमी के इन 9 दिनों में प्रदेश के सभी जनपदों में, 75 जनपदों में जिला संस्कृति और पर्यटन परिषद के माध्यम से जितने भी वहां श्रद्धा के केंद्र हैं, जो ऐसे मान्य मंदिर हैं जहां भीड़ भाड़ वाले लोगों की, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आगमन होता है, लोग वहां श्रद्धा के साथ पधारते हैं, उन सब मंदिरों में हम लोगों ने सरकार की ओर से सभी मंदिरों पर 9 दिन सप्तशती का पाठ पढ़ाने का व्यवस्था और 90 दिन 24 घंटे की अखंड रामायण कराने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लिया है और वो उपक्रम लगातार चल रहा है। हमारे पूरे प्रदेश में इस अनूठे कार्यक्रम के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और सौभाग्य उत्तर प्रदेश का कैसा योगी, तपस्वी और संत हमें उत्तर प्रदेश की नेतृत्व करने के लिए मिला है, जो सदैव उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश की बढ़ाई के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ हमारी सनातन परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों और उसके संवर्धन के लिए और निरंतरता के साथ कैसे इस पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए चिंतन करते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। बिल्कुल, और हमारे दर्शकों के लिए भी ये चीज थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब आप उत्तर प्रदेश की जो महिमा है उसको ऐसे समझिए कि नैमिषारण्य अभी मुख्यमंत्री जी गए थे, साधु संतों ने एक बार देवताओं से पूछा कि सबसे पवित्र स्थान इस पूरी धरती पर कहां है जहां हम बैठ करके अपनी तपस्या करें, तो विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया, वो चक्र गिरा जाकर के सीतापुर के इसी नैमिषारण्य में, और वहां पर 7 धाराएं फूटी और उसके बाद वो जगह जहां साधु संतों ने अपना
जो हवन यज्ञ था उसको किया, पूजा पाठ किया। तो ये ऐसी चीज थी जिसके जरिए ये चीज समझ में आई कि उत्तर प्रदेश देवताओं की नजर में भी, जो हमारे पुराणों में, इतिहास में वर्णित है, उससे भी इस धरती को सबसे पवित्र माना गया है और यहां ये पुण्य भूमि है। जयवीर जी, ये सिलसिला वैसे 2014 में तब शुरू हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से सांसद के रूप में चुने गए और फिर प्रधानमंत्री बने। मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वाराणसी की जनता न हर लगे न फिटकरी, रंग चोखा आए, पर्यटन को बढ़ाओ, रोजगार मिलेगा, लोग आएंगे। और शायद उत्तर प्रदेश में इस परिप्रेक्ष्य में अगर हमें एक दशक में देखें तो वाराणसी एक ऐसी जगह है जिसके विकास की गाथा आज बाकी के 74 जिलों में उदाहरण के रूप में। देखिए, न सिर्फ 74 जिलों में बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री का जो काशी से प्रतिनिधित्व करना है उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्यशाली साबित हुआ। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आया, मतलब मां गंगा ने बुलाया है, उसी का परिणाम था कि काशी को धार्मिक नगरी के रूप में, जो ये मानता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई काशी है जी, उसका जो स्वरूप इन चौदह के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री के वहां से संसदीय चुनाव लड़ने के बाद, वहां का नेतृत्व प्रतिनिधित्व करने के बाद जिस तरीके से उसने एक नई परिभाषा गठने का काम किया है पर्यटन और संस्कृति की दृष्टि से, वो अभूतपूर्व है। काशी का काशीडोर बनने के बाद गुणात्मक रूप से जिस तरीके से पर्यटकों की, श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई, देश और विदेश के लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन काशी की धरती पर भोले बाबा के, अपने विश्वनाथ भगवान के दर्शनार्थ आते हैं, उसका परिणाम यह है कि काशी का आप जाके देखेंगे तो रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला, फूल बेचने वाला, माली, समोसे बेचने वाला, चाट पकौड़ी बेचने वाले से लेके 5 स्टार होटल तक, या वहां के जो जमीनें थी, गुणात्मक रूप से उनकी आय में वृद्धि हुई है। 500 रुपए फुट बिकने वाली जमीन 50,000 रुपए वर्ग फुट की कीमत हो गई। फूल बेचने वाला, माली, तिलक लगाने वाला जो 1,500 रुपए दिन भर में कमाता था, और 10,000 रुपए पर डे श्रद्धालुओं तक कमा के आता है। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आने का मतलब वहां छोटे से लेके बड़े होटल तक ठहरने को जगह नहीं है, वेटिंग रहती है, 100% ऑक्यूपेंसी है। ये एक उदाहरण बना कि हम पर्यटन की दृष्टि से अपने स्टेट के राजस्व में कैसे वृद्धि कर सकते हैं और पर्यटन को उद्योग के रूप में कैसे स्थापित किया सकता है। ये उदाहरण काशी से आदरणीय प्रधानमंत्री की पहल पर, उनके प्रयास से हुआ। उसी पहल को, जैसा आप ठीक कह रहे हैं कि उसी पहल को हम लोगों ने अपने कार्यशैली में, अपनी योजनाओं में समाहित करते हुए आज पूरे प्रदेश में काशी से शुरुआत करी अपने लोगों ने, काशी बढ़ा। अब आप देखेंगे नैनीताल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहां माना जाता है कि 88,000 तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों की तपोभूमि, उसको आदरणीय योगी जी ने वहां नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का गठन किया। पूरा 84 कोस परिक्रमा के लिए, 14 कोसी परिक्रमा के लिए, पंचकोसी परिक्रमा के लिए पूरा प्रोजेक्ट बना के, एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बना के तैयार किया गया है। आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा तीर्थ स्थल नैमिषारण्य विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है। और यही नहीं, आप अगर देखेंगे तो मैं बुकलेट आपके सामने दिखाता हूं। ये मैं दर्शकों को बता भी दूं कि जैसे कहते हैं ना कि वो हमने हजारों परियोजनाएं शुरू की हैं, हमारी सरकार में हजारों योजनाएं हुई हैं। तो अभी जब माननीय मंत्री जी से बात हो रही थी तो इन्होंने जब पन्ने पलटना शुरू किए तो यकीन मानिए कि जोड़ा गया तो वो 1000 से ज्यादा ही हो रही हैं माननीय मंत्री जी। नहीं, आप अगर शुरू करेंगे तो चाहे गोरखपुर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जब पर्यटन की सुविधा मिल रही है तो उनको ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था होगी, तो उसके लिए प्रशिक्षित बच्चे जिनको रोजी रोजगार भी मिला और ट्रेंड बच्चे, उनको बढ़िया सेवा भाव के साथ सेवा कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने 4,998 लाख रुपया होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट को स्थापित करने गोरखपुर के लिए स्वीकृत किया है। अलीगढ़ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के लिए हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड जो यही होटल मैनेजमेंट के जुड़ा हुआ ये विषय है, इसके लिए हम लोगों ने 4,996 लाख रुपया, ये वो बता रहा हूं जो पैसा अवमुक्त हो गया काम प्रगति पे, वो सारी योजना बता रहा हूं जो 23-24 में
धरातल पे उतरना शुरू हो गई और काम जिन पर चल रहा है, जिनको पैसा या तो हम दे चुके काम चला या पैसा देने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट है, पैसा हम लोग उसके लिए स्वीकृत करने जा रहे हैं। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी तीर्थ विकास परिषद हमने बनाया है, उसके लिए भी 18,000 लाख इस साल हम लोगों ने धनावंटन किया है। वाराणसी में जो हमारा कल्चरल सेंटर है उसके लिए भी 2400 लाख रुपया इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त रूप से देने का काम किया है। सीतापुर का जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, नेमी सारण धाम, उसको तीर्थ विकास परिषद बना के 6,000 लाख रुपया उसे भी इस वित्तीय वर्ष में उसके डेवलपमेंट के लिए दिया है। गोरखपुर में जो तमाम हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके लिए भी हम लोगों ने 42 परियोजनाएं वहां स्वीकृत की हैं, इसके लिए 7,500 लाख रुपया स्वीकृत किया है। साथ ही साथ हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर धाम, गंगा के किनारे बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, इसके लिए 7,500 लाख रुपए देने का काम किया है। रैपिडेक्स वो भी नमो भारत उधर ही वो भी वहीं बगल से ही चल रही है। मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण का सबसे पवित्र स्थल, क्रीड़ा स्थल, जन्म स्थल, उसके लिए भी हम लोगों ने 21,000 लाख रुपया देने का इस वित्तीय वर्ष में काम किया है। अयोध्या जो आप जान रहे हैं, इसमें दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है, पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। इसके लिए भी हम लोगों ने 21,000 लाख रुपया अतिरिक्त कार्यों के लिए देने का काम किया है। और अटल बिहारी जी का जो जन्म स्थान बटेश्वर, वहां भी उनकी स्मृति में 7,500 लाख रुपया वहां भी बटेश्वर में उनके जन्म स्थान को देने का काम किया है। अन्य अन्य जो तमाम डेस्टिनेशन है जहां हम अपनी लैंड बैंक भी बनाने का काम कर रहे हैं, वहां देने का काम किया। बनारस को 1221,000 लाख रुपया अलग से विभिन्न वहां के जो धार्मिक स्थल है उनको संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए दिया है। इस तरह आप देख रहे होंगे कि 1,000 से ज्यादा, हजारों, जो गांव में कहते हैं हजारों परियोजनाएं, 1,000 से ज्यादा परियोजनाएं इस वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों को समृद्ध बनाने के लिए, अवस्थापना विकास के लिए, उन डेस्टिनेशन को प्राइम डेस्टिनेशन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करने का काम कर रही है। मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले दोनों सालों में भी अगर हम देखें या इससे पहले भी 2017 से ही लेकर के खासतौर से 19 में जब ये फैसला आया और उसके बाद मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, मतलब पिछले साल भी आपने इतिहास बनाया था जो दीपोत्सव, दीपदान, इस तरीके का कार्यक्रम था और वो ड्रोन चले थे। अब की बार जनवरी में तो आप मंदिर में विराजमान करा ही देंगे रामलला को उनके जगह पे। इस बार दीपावली कैसे होने वाली है? देखिए, दीपोत्सव में लगातार आदरणीय मोदी जी के 2017 में सरकार, मोदी जी और योगी जी के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में जब से योगी राज आया 17 के बाद, तब से लगातार नए कीर्तिमान बनाने का काम सरकार कर रही है। और दीपोत्सव में खासकर लगातार जो दीपोत्सव के कार्यक्रम हुए उसमें हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का हर बार काम किया है और अपना रिकॉर्ड अगली साल खुद ही तोड़ने का काम किया है। था पिछली बार जब आपने पिछली साल भी हम लोगों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट पर्यटन विभाग को जयवीर सिंह के नाम से पर्यटन के मंत्री के रूप में मुझे मिला। इसका मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। इस साल पुनः अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके 21 लाख से ज्यादा दिए उसी धरती पे, अयोध्या की पे पवित्र धरती पे हम लोग जला करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के पुनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और इस बार कई नए काम कर रहे हैं। हाँ। जो ड्रोन शो या वहां आपने देखा होगा कि जिस तरह का डिजिटली जो कार्यक्रम हुए थे जी। उनको स्थायित्व दे रहे हैं। अच्छा, वो 12 महीने, हाँ। क्योंकि मंदिर का लोकार्पण होगा, अगाध संख्या श्रद्धालुओं की आने वाली है। तो चाहे हमारा लेजर शो हो, चाहे लाइट एंड साउंड शो हो, फसाड लाइटों का हो, ये स्थायी रूप से वहां भगवान राम के जीवन दर्शन का निरंतर से श्रद्धालुओं को 24 घंटे आवाज देता रहेगा, प्रदर्शन देता रहेगा। लोग आराम से अपना देखते रहेंगे। स्थायी व्यवस्था करके, अपने बैठक व्यवस्था करके, और प्रयास है कि दीपोत्सव से पहले ये कार्यक्रम शुरू हो जाए। हुई है वही जो राम रच रखा, ये यूं नहीं कहा गया है। अब देखिए क्या क्या रच रखा था और किसके मार्फत पूरा हो रहा है।
और किस तरीके से कौन माध्यम बन रहा है, शायद ये आप मन में सोचते भी होंगे कि बता ये सब ऊपर वाले की असीम कृपा है। मैं मानता हूं भगवान राम, भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा है कि ये हमें सौभाग्य मिला है ये सब करने का। और इसके साथ ही साथ हम लोग सरयू में क्रूज के माध्यम से बाई रोड मंदिर जाएंगे लोग, थोड़े थोड़े मार्ग हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सरयू के किनारे होते हुए अलग से रास्ता मंदिर को दे रहे हैं। क्रूज के माध्यम से भगवान राम के लिए रास्ता भी होगा मंदिर का, और वहां जितने भी मंदिर पड़ते हैं उनके दर्शनार्थ क्रूज सरयू नदी से भी लोग आनंद करेंगे। ये बताइए मंत्री जी कि मतलब जैसे भगवान भोलेनाथ है, मतलब मैं एक सोचता हूं, कल्पना करते हैं हम लोग पत्रकार हैं, वो सोचते होंगे भाई मोदी जी को इधर हम लेकर के आए, जितवाया, तो अब देखिए वाराणसी का कॉरिडोर वगैरह ये सब भगवान भोलेनाथ का जो वहां पर भव्यता आनी चाहिए वो हो रही है। उसके बाद 17 में योगी जी आए, फिर अदालत का भी जो मामला था 19 में कहा कि चलो ये भी प्रभु श्री राम ने। अब अगर कृष्ण जी मतलब ये तीनों लोग परिचर्चा करते होंगे तो कृष्ण जी कहते होंगे हाँ मुझे लग रहा है कि मेरे बारे में कुछ चिंता कम हो रही है, और जबकि जयवीर जी उसी क्षेत्र से आ रहे हैं। नहीं अब नहीं है, चिंता कम नहीं है। देखिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम, तीनों की चिंता बराबर हो रही है। और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के जो श्रद्धा के केंद्र हैं, जो भी मंदिर हैं, अन्य डेस्टिनेशन हैं, जो भारतीय संस्कृति सनातन परंपराओं को लेकर के उन्हें लगातार लंबे समय से हमारे समाज को नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं, उन सबको सजाने का, संभालने का और नए स्वरूप के साथ समाज के सामने रखने के लिए ये सौभाग्य है कि मैं समझता हूं इसी के लिए आदरणीय मोदी जी और योगी जी को चुना होगा। प्रकृति ने, भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, सब एक हैं। भगवान शिव की अनुकंपा से सब उन्हीं की सेना है। बिल्कुल, ये माध्यम जैसा ईश्वर माध्यम बनाया है। और मैं समझता हूं जिस तरीके से काम चल रहे हैं, भारतीय सनातन संस्कृति और सनातन परंपराओं को जो क्षण मिले हैं, 500 सालों से ज्यादा संघर्ष के बाद भगवान राम आज साकार स्वरूप ले रहा है। आज चाहे मथुरा वृंदावन के विकास की बात हो, आप कभी जाइए, 84 कोस परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा जो राजस्थान, हरियाणा और यूपी में होकर गुजरती है, उसका निर्माण कार्य NHA के द्वारा किया जा रहा है। वहां जो मथुरा से वृंदावन का 14 किलोमीटर, 17 किलोमीटर का जो रोड था, कई रेलवे क्रॉसिंग गुजरता था, एलिवेटेड रोड और लाइट मेट्रो उस पर चलाने के लिए काम शुरू हो गया है। वहां पे चाहे उससे जितनी भी क्रीड़ा स्थल थे भगवान श्री कृष्ण के, मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास के जितने भी धाम थे, जहां जहां उन्होंने क्रीड़ा की, उन सबको उसी अनुसार पूरा डेवलप करके सजाने का, संभालने का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम हो रहा है। बिल्कुल। अब चूंकि समय थोड़ा सा कम हो रहा है, मैं 2 सवाल जल्दी से लूंगा आपसे। एक चीज तो ये है कि ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अब जो लोग दुकान लगाते हैं या जो जिनका कारोबार है, क्या वही बढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कलाकारों को किट बांटी गई है, और उसके अलावा हर क्षेत्र में, जैसे बुंदेलखंड है, रोहिलखंड है, आपका अवध अलग है, फिर पूर्वांचल पर हर जगह की अलग अलग संस्कृतियां भी हैं, तो इसके ऊपर भी योगी सरकार ने, आप लोगों ने काफी काम किया है। देखिए, हम लोग जब हमारे पास मंत्रालय आया तब तक हमारा विभाग केवल मंडल स्तर तक था, नीचे थे ही नहीं जिले पे। हम लोगों ने आके कहा कि जब तक हमारा कार्यालय नहीं हो, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, हमारे अधिकारी ना हो, तब तक हम लोग काम करने में आसानी नहीं हो सकती। सबसे पहले यही निर्णय लिया, और हम लोगों को खुशी है कि अपने उपलब्ध संसाधनों और स्टाफ के माध्यम से एक एक जिले तक जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद बनाई, और एक एक अधिकारी का कार्यालय चाहे विकास भवन में, कलेक्ट्रेट में स्थापित करा के हर जिले में पहुंचा दिया, और उसी से हर कलाकार को रजिस्टर कराने का काम किया है। और हमने सुनिश्चित कर दिया कि जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज होंगे वही रजिस्टर्ड कलाकार कराएंगे। A, B, C 3 कैटेगरी में बांट दिया, तीनों कैटेगरी का मानदेय तय कर दिया है, उससे कोई कटौती नहीं कर सकता, बेईमानी नहीं कर सकता। हर एक कलाकार को चूंकि एक बार बार लेता रहा और एक वंचित रहा, ये ना हो पाए, इसके लिए प्रत्येक कलाकार को साल में कम से कम 3 कार्यक्रम निश्चित रूप से अनिवार्य कर दिया, मानदेय तय कर दिया। जिस दिन कार्यक्रम मिलेगा आधा पैसा उसके अकाउंट में कार्यक्रम की तिथि से पहले और विदिन 1 वीक कार्यक्रम संपन्न होने के अंदर अंदर उसके अकाउंट में सीधे पहुंचाने का काम होगा, ताकि कोई भ्रष्टाचार और अनियमितता न कर पाए। और साथ ही साथ हम लोगों ने पूरे प्रदेश की सारी जो हमें ग्राम सचिवालय बनाए हैं, पूरे प्रदेश में बने हैं, उन सचिवालयों पे चूंकि हर गांव में कहीं ना कहीं भजन मंडली, कीर्तन मंडली या भगवान के भक्त जो गायन बयान
भजन गाते हैं, उनके सुविधा के लिए हर सचिवालय पे 5-5 वाद्य यंत्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। और यही नहीं, हम लोगों ने ये निश्चित कर दिया है कि जिले, पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हर जिले का एक स्थापना दिवस कलेक्टर को कह दिया, कलेक्टर स्थापना दिवस अपना तय करे, उसको महोत्सव के रूप में जिला स्थापना दिवस या जिला महोत्सव के रूप में तो मनाने का काम करे। पैसा हमारा संस्कृति विभाग देने का काम कर रहा है। मतलब केवल सैफई महोत्सव नहीं, अब पूरे वही सैफई महोत्सव को हमने डिसेंट्रलाइज करके उसी स्तर के महोत्सव हर जिले में, हर कमिश्नरी में, हर नगर में, हर महानगर में मनवाने का काम कर दिया है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में अद्भुत अलौकिक चीज उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहां लोगों का भी विकास हो रहा है, क्षेत्र का भी विकास हो रहा है और लोगों को आकर्षित कर रहा है उत्तर प्रदेश। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। अभी तक देखा जाता था कि ज्यादातर जो कला के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे कलाकारों के, महानगरों में हुआ करते थे। हमारी कल्चर देहात और गांव तक या छोटे नगरों तक नहीं पहुंच रही थी। हम लोगों ने तय कर दिया कि अब कोई एनजीओ को पैसा नहीं देंगे, बल्कि जिला पर्यटन परिषद के माध्यम से पूरे प्रदेश में हमने युवा क्लब हर यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में बनाने का काम किया है। हमारे कलाकार गांव देहात के इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करेंगे। वो आयोजक होंगे, हम कलाकार देंगे, सुविधाएं हम देंगे, लेकिन गांव देहात तक हमारी संस्कृति पहुंचे, हमारा कलाएं पहुंचे, हमारे कलाकार भी रोजगार पाएं, ये व्यवस्था हमने कर दी है। गांव देहात तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन एक चीज है माननीय मंत्री जी, अगर आप इत्तेफाक रखें तो, या आप मुझे बताएं, जैसे एनजीओ भी थी, बहुत सारे लोग हैं एनजीओ में जो अच्छा काम करते हैं महानगरों में नहीं होगा। हाँ। क्योंकि महानगरों का अनुभव ये रहा है कि महानगरों में कलाकार कला प्रस्तुति कर रहे थे, करते हैं ज्यादातर, और सामने उनके परिवार को इससे सामने ऑडियंस में होते हैं, बाकी कोई आम जन का सरोकार नहीं होता। गांव देहात में जाएंगे, कलाकार डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होगा, तो नंबर एक नई जो जनरेशन है, युवाओं में आपकी संस्कृति पहुंचेगी। नंबर 2, उनके अभिभावक कम से कम होंगे, माँ बाप होंगे, उनके परिवारजन होंगे, तो हमारे समाज में, गांव देहात के समाज में भी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को पहुंचाने में सफल होंगे। ये प्रयास है। बिल्कुल। अब मैं आखिरी सवाल पर आ जाता हूं। देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और ये जो राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, ये अपभ्रंश होते होते लखनऊ हो गया, लेकिन ये है लखनपुरी। तो राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर ये लक्ष्मणपुरी। एयरपोर्ट के बाहर तो आपने लक्ष्मण जी की बड़ी सी प्रतिमा लगा दी है। यहां पर भी गोमती के विकास से लेकर के और शहर के विकास को देखते हुए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इसमें जयवीर जी कुछ कठिनाइयां हैं। जैसे ये जो आपने कुकरेल नदी को जो सौंदर्यीकरण है, मैं देख रहा हूं कि वहीं पर इस तरीके से और ऐसे स्थितियां हैं वहां पर कि आप कर दीजिए तो पता लगा दंगा हो जाए, इस तरीके की तो वहां पे भीड़ है। देखिए, कुकरेल के आसपास जो हमारा रिजर्व लैंड है, उसको बहुत जबरदस्त तरीके डेवलप करने के लिए हम लोगों ने प्लानिंग की है। वो भव्य दिव्य इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने जा रहे हैं। वहां अभयारण्य भी होगा, हमारा ये चिड़ियाघर भी उधर ही शिफ्ट होगा, और साथ ही साथ अन्य उसके आसपास का बहुत भव्यता दिव्यता के साथ सैकड़ों हेक्टर जमीन में हम लोग बनाएंगे, जो दुनिया का बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। उससे पहले एक बड़ी सूचना आपके संज्ञान में ला दें, जो लखनऊ के लिए ना पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली है। देश का पहला नौसेना सौर म्यूजियम, जिसमें अपनी गोमती नदी के नाम पर पहला जो हमारा लड़ाकू युद्धपोत था नौसेना का, INS गोमती, वो डीकमीशन होने के बाद हम आभारी हैं आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के। उन्होंने उस युद्धपोत को हमारे पर्यटन विभाग को डीकमीशन कर हैंडओवर करने का काम किया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मूल स्वरूप में वो युद्धपोत वो अलग अलग टुकड़े होके आएगा, रीअसेंबल होगा। युद्धपोत आपके शहीद पथ पे स्टेडियम के पीछे जी कल शिलान्यास हो रहा है। 23 करोड़ रुपए हमने 7 एकड़ जमीन में भव्य दिव्य वो स्थान डेवलप होने का काम होगा। तो देश का पहला मूल युद्धपोत और उसके मूल कंपोनेंट्स, उसके रडार, उसके लड़ाकू जहाज, उसके रडार, अन्य जो कंपोनेंट होते हैं, सब मूल स्वरूप में आम दर्शनार्थ उपलब्ध रहे। अच्छा, ये स्टेडियम के बगल से तो गोमती भी निकल रही है, तो उसी जगह पे आप बता रहे हैं कि वो गोमती के पीछे तो इसके
स्टेडियम के पीछे। तो ये जो रिवर फ्रंट है वहां का, अभी गोमती उस जगह पे थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब वो जो नहीं, उसके आगे पीछे जो पार्किंग बनी है, पार्किंग के बगल से। अच्छा। तो मतलब पहले मतलब नदी तो वहां पर, वो फिर हमारे ख्याल से रिवर फ्रंट जो है वो वहां तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। सबसे प्राइम लोकेशन है वो। आम लोगों के लिए वहां अपना पूरा लुत्फ लें, आनंद लें, आवागमन सुविधा लें। और देश का पहला म्यूजियम होगा, नौजवानों को आकर्षित करेगा, बच्चों को आकर्षित करेगा, देश की राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित करेगा। और युद्ध पोत का वास्तविक स्वरूप और वास्तविक कंपोनेंट्स, हमारी नौसेना के जो चीजें लड़ाई के लिए सेना के पास होती हैं, वो सारी चीजें देखने के लिए उस प्रदर्शनी में 12 महीने उपलब्ध रहेंगे, खुले रहेंगे। ये देश का पहला म्यूजियम नौसेना का आपके सामने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये लखनपुरी में स्थापित होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर जी, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास की कहानियां लिखी जा रही हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ प्रेरित करेंगी, बल्कि आप जरा कल्पना कीजिए कि वो युद्धपोत INS गोमती जब लखनऊ में स्थापित होगा, सरकार जिस तरीके से अग्निवीरों को बुला रही है, योजनाएं निकाल रही है, हमारे देश के बच्चे, अगली पीढ़ियां जब उन चीजों को देखेंगी तो उनके भीतर किस तरीके के भाव होंगे, किस तरीके का गौरव उनको अनुभूति में आएगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार के संस्कृति, पर्यटन और भविष्य की सोच को लेकर के जिस तरीके से योजनाएं बन रही हैं, उस पर क्रियान्वयन हो रहा है, वो वास्तव में बाकी देश के लिए भी एक मिसाल है। और सबसे बड़ी बात कि पैसे के बंदर बांटना हो, इसके लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, वो भी केंद्र सरकार की देखरेख में, और एक्सपर्ट IIT और IIM के। शायद ये मोदी और योगी युग में ही इस तरीके की चीज संभव थी। अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ चर्चा, तब तक के लिए नमस्कार।